हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 2 फ्रीडम का पार्ट 2 है ये। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि ह्यूमन हिस्ट्री, ये सब देखा था ना, इंट्रोडक्शन, है ना। फिर आइडियल ऑफ फ्रीडम देखे थे। कौन से आइडियल है भाई जो परफेक्ट एग्जाम्पल फ्रीडम को देखने को मिलता है हमको? नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला की बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इन्होंने 27 साल जो है जेल में बिताए थे। अपार्थाइड रिजीम जो साउथ अफ्रीका में थी, उसके खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल किया था आज़ादी के लिए, है ना? तो इन्होंने कई सारा जो अपना टाइम पीरियड जो लाइफ का जेल में बिता दिया था। आंग सान सू की के बारे में हमने जाना था। फ्रीडम फ्रॉम फियर इन्होंने कई सारे ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि भाई डर से आज़ादी हो। आंग सान सू की को भी नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है और नेल्सन मंडेला को भी। नेल्सन मंडेला को 1993 में दिया गया था और आंग सान सू की को 1991 में दिया गया था। इनको जो है म्यांमार में जेल में बंद किया हुआ है ना? तो वहाँ पे आर्मी का कंट्रोल है पूरा। तो फ्रीडम क्या होता है ये हमने देखा था। व्हाट इज़ फ्रीडम? तो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, है ना? तो कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए बाहर से, ठीक है? जो आपके ऊपर कोई लिमिटेशन ना लगाए। स्वराज का मीनिंग देखा था हमने, 2 एस्पेक्ट्स देखे थे फ्रीडम के, ठीक है? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए और ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें आप अपने टैलेंट को डेवलप कर सको, है ना? मतलब प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी आपको मिले। ओके? मतलब गवर्नमेंट जो है ऐसी कंडीशंस बनाए ताकि आप जो है अपने प्रॉपर जो अपने कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पाओ और क्रिएटिविटी आप अपनी अचीव कर पाओ। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत कोई गरीब इंसान है, उसको एजुकेशन मिली नहीं, आप उससे कह रहे हो कि फ्रीडम है भाई, तुम्हें तो जो करना हो कर लो, है ना? उसके पास में एजुकेशन नहीं है, उसके पास में हेल्थ नहीं है, उसके पास में स्किल नहीं है, फिर क्या ही वो फ्रीडम को एंजॉय कर पाएगा, है ना? तो वही बात है कि ऐसी कंडीशंस भी होनी चाहिए सोसाइटी में कि लोग अपनी फ्रीडम को जो है फिर एन्जॉय कर पाएँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। है ना? फिर सोर्सेज़ ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखे थे। भाई लिमिटेशंस कौन लगा सकता है? कौन लगाता है? पहली चीज़ तो गवर्नमेंट लगा देती है ना? गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि भाई वो आपकी फ्रीडम को लिमिट करते हैं। ओके, सेकंड चीज़ जो होती है सोसाइटी से भी आते हैं। सोशल इनइक्वालिटी जो होती है ना, समाज में जो असमानताएँ होती हैं, जो भेदभाव होता है ना? तो उसकी वजह से, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई। जेंडर के नाम पे जो भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ में, लड़कों के साथ में, है ना? वैसे लड़कों के साथ में नहीं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो लड़कियों के साथ में बहुत भेदभाव होता है ना? हर जगह आर्मी में भी नहीं जाने दिया जाता था पहले, ठीक है? एयर फ़ोर्स में भी जो पायलट नहीं बनने दिया जाता था, जो फाइटर जेट उड़ाते ना, वो नहीं उड़ा सकते थे। ठीक है? तो इन सब चीज़ों में फिर बाद में अलाउ किया गया। ठीक है? तो सोशल इनइक्वालिटी और एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है, जो अमीरी-गरीबी का बहुत ज़्यादा जो गैप है ना, उसकी वजह से ये लिमिटेशन लगा था कि कोई अपनी फ्रीडम को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि भई ये जो है ना, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करो। ठीक है? यही है कॉन्स्ट्रेंट जिनको रिमूव करना है सोसाइटी में। तो ये इम्पोर्टेंट कोटेशन थी इनकी। फिर फ्रीडम क्या है सुभाष चंद्र बोस के लिए, ये हमने पढ़ा था, है ना? अब हमें कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? जो लिमिटेशंस होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, तो हम ऐसे जो वर्ल्ड में नहीं रह सकते जिसमें कोई लिमिटेशंस ही ना हो। तो कुछ ना कुछ जो है लिमिटेशन ज़रूरी होते हैं सोसाइटी में, ठीक है? वरना सोसाइटी में अगर लिमिटेशंस नहीं होंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएँगे इंसानों के ऊपर में, तो फिर तो वो अपनी मनमानी करेंगे और फिर क्या होगा, पूरी सोसाइटी में जो है गड़बड़ी हो जाएगी, उथल-पुथल मच जाएगी, सब लड़ाई-झगड़ा होने लगेगा। डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, उनके ओपिनियंस अलग होते हैं, उनके आइडियाज़ अलग होते हैं, ठीक है? और कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस भी हो सकते हैं। किसी का कोई विचार है तो दूसरा भई दूसरे विचारों वाला है ना? तो अलग-अलग होते हैं, कम्पीट करते हैं स्कार्स रिसोर्सेज़ के लिए। रिसोर्सेज़ तो लिमिटेड है ना, उतनी ज़मीन है, ठीक है? उतना ही पानी है, उतनी ही हवा है, हवा तो वैसे ठीक है? तो मतलब कि स्कार्स रिसोर्सेज़ है हमारे पास, ठीक है? रिसोर्सेज़ उतने ही हैं पर उसको एक्सप्लॉइट करने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है? हमारे कंट्री में कितनी है अच्छा बताओ? अपने देश में ना 1.4 बिलियन पीपल हैं, ठीक है करंटली। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारा देश। ठीक है, तो लोग कम्पीट करते हैं रिसोर्सेज़ के लिए भी। ओके, तो कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वज़ह से डिसएग्रीमेंट हो जाता है भई लोगों के बीच में। आपने भी देखा होगा कि आपस में पड़ोसी भी बहुत जलते हैं ना एक-दूसरे से। तो हो जाती है भाई लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा। तो ना बिल्कुल ओपन कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। जो आपने भी आस-पास देखा होगा कि लोग ना बिल्कुल लड़ने को तैयार होते हैं, कोई भी रीज़न हो, सीरियस इश्यू भी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, छोटा-सा इश्यू भी हो सकता है, उस पे भी लड़ने लगते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं जब भी रोड पे चल रहे होते हैं ना, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, फाइट करते हैं, पार्किंग स्पेस के ऊपर भी लड़ने लगते हैं, है ना? छोटे-छोटे जो घरों के झगड़े होते हैं, है ना?
ज़मीन के विवाद हो जाते हैं इतने ज़्यादा। तो डिसएग्रीमेंट जो होते हैं पर्टिकुलर फ़िल्म से रिलेटेड भी हो जाते हैं कि कौन-सी फ़िल्म जो है कई सारे नहीं बेकार सीन होते हैं फ़िल्म में, फिर उसको हटाया जाता है, सेंसर बोर्ड होता है, तो वो देखते हैं इन सब चीज़ों को, तो कई सारे इश्यूज़ होते हैं जिसपे ना लड़ाई-झगड़े सब कुछ होता है, जिसकी वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वॉयलेंस में भी उतर आते हैं लोग। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं कि भई लोगों की जान चली जाती है ना? हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म होता है कि कंट्रोल कर सके वॉयलेंस को, है ना? कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकाले जाते हैं कि भई अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी होगा, सेटल करना डिस्प्यूट्स, है ना? अब लड़ाई-झगड़े होंगे तो डिस्प्यूट वगैरह हो रहे हैं, कहाँ सेटल करेंगे? डिस्प्यूट कहाँ सेटल होते हैं? हाँ, जो अपनी जुडिशरी है ना, जुडिशियल सिस्टम वहाँ पर डिस्प्यूट सेटल होते हैं। किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, ठीक है? जो 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 क्या कहते हैं वो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होने लगे हैं ना तो वो पहुंच जाते हैं डिवोर्स लेने तो कई सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे डिस्प्यूट जाते हैं जुडिशरी के पास में कंट्रोल करना वॉयलेंस को ये किसका काम है स्टेट का काम है स्टेट की पुलिस का पुलिस जो हो गई पुलिस प्रिजन और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये किसके अंदर आता है ये आता है स्टेट लिस्ट में आपको पढ़ाया था ना 3 लिस्ट होती है 7th शेड्यूल में ठीक है? यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना? कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये जो पुलिस हो गया, ठीक है, प्रिज़न हो गया, जो जेल होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो ये आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो कंट्रोल करना वॉयलेंस वगैरह जब तक हम रिस्पेक्ट करते हैं एक-दूसरे के व्यूज़ की, ठीक है? टॉलरेंस रहता है ना? तो हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि हम अपने व्यूज़ जो है दूसरों के ऊपर थोपें, है ना? तो ज़बरदस्ती ना करें, सब लोग अच्छे से रह सकें। अपने राइट्स को आप एन्जॉय करो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना आप दूसरों के राइट्स के वॉयलेट करो। आप अपने राइट्स, अपने व्यूज़ अपने पास रखो, ठीक है? और दूसरे के व्यूज़ की भी रिस्पेक्ट करो, है ना? उनके व्यूज़ भी उनके पास है मतलब कि जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सबको दिया है ना? तो सबके अपने-अपने व्यूज़ होते हैं। ओके जब आप दूसरों के व्यूज की रिस्पेक्ट करोगे है ना शांति से रहोगे माहौल अच्छा बना के रहोगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी कम होते हैं ओके तो आइडियली एक फ्री सोसाइटी जो होती है उसमें हम अपने व्यूज तो रख ही सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अपने तरीके से जीना किस तरीके से रहना है और अपनी चॉइस जो है जो खुद की चॉइस जो आप चाहते हो वो करना तो ये सब होता है फ्री सोसाइटी में है ना बट जो सोसाइटी को ऐसी सोसाइटी को बनाना जहाँ पर जो है सभी लोग अच्छे से रहें, है ना? अपने व्यूज़ अपने रख सकें और अपने तरीके से जो अपने रूल्स बना सकें, उनको कैसे रहना है अपनी चॉइस के साथ में। तो इसके लिए ना कुछ कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ लिमिटेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? इंसान इतना अच्छा नहीं है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ कर के दूसरे के फ़ायदे की बात करेगा, है ना? सब अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि जो है ना मटेरियलिज़्म बहुत बढ़ गया है, मनी ही गोल बन गया है, एंड गोल, मनी मतलब हैप्पीनेस। लोग इतना ज़्यादा पैसे के पीछे भागने लगे हैं ना, तो दूसरों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं, ठीक है? फैमिली में भी यही सब जो पैसे, ज़मीन इनकी वज़ह से लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ मिनिमम रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी होता है। एट लीस्ट वेरी कुछ ना कुछ मतलब कि तो हमको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है कि इसका डिफरेंसेस का जो डिफरेंसेस होते हैं ना व्यूज़ अलग-अलग होते हैं लोगों के, ओपिनियंस अलग होते हैं, बिलीफ अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो सबके अपने-अपने विचार होते हैं, भई सबका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। समटाइम्स हम सोचते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने बिलीफ की तरफ, जो आपकी मान्यताएँ हैं उसके प्रति तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कमिट कर रहे हो कि हाँ, यही है, ठीक है? और बाकी सबको आप अपोज़ करने लगोगे। अपने रिलीजन को मानना ठीक बात है, अपने जो आप विचारों को मान रहे हो ठीक बात है, पर दूसरों को बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाओ उसके, है ना? और उनके व्यूज़ को रिजेक्ट करो तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ हो जाती है ना? सोसाइटी में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम दूसरे के व्यूज़ को कैसे देखने लगते हैं कि भई जो उनके लिए रहने का तरीका है, उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हम उसको मान ही नहीं रहे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जब हम दूसरे के बिल्कुल ही उसको नेगेट करने लगते हैं, उसकी बात सुन ही नहीं रहे, उनके व्यूज़ को, उनके रहने के तरीके को बिल्कुल मान ही नहीं रहे, है ना? तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज़ में जो है कुछ लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स की ज़रूरत होती है। आपके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि डिफरेंसेस जो आ रहे हैं ना, उसको डिस्कस किया जा सके और डिबेट भी हो विदाउट जो है किसी के ऊपर आप कुछ थोपो, ठीक है? मतलब कि अपने व्यूज़ जो हैं किसी के ऊपर थोपो नहीं, डिबेट हो, प्रॉपर डिस्कशन हो, ओके? और हमारी सोसाइटी तो इतनी डाइवर्स है, इंडिया में तो भई डाइवर्सिटी भरी हुई है बिल्कुल भी, है ना? अलग-अलग लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो अलग-अलग विचारों वाले हैं, है ना?
तो कभी-कभी सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि हमें फ़ोर्स किया जाता है कि हम जो है अपने विचार छोड़ कर के मतलब कि दूसरों के विचारों के तहत रहें, है ना? तो ऐसा भी होता है कि मतलब कि फ़ोर्स किया जा रहा है कि आप अपने व्यूज़ जो हैं उनको छोड़ो, ठीक है? और आपको फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप जो है उनके अकॉर्डिंगली चलो, ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। तो हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे कानून की ज़रूरत होती है जो हमें प्रोटेक्ट करे, है ना? हो सकता है कि एक कम्युनिटी जो है वो आपके ऊपर अपने विचार थोपने लगे, है ना? ज़बरदस्ती करने लगे। ओके, तो पाकिस्तान में यही होता है, माइनॉरिटीज़ को जो है रहने ही नहीं दिया जाता है चैन से, है ना? ओके, तो कई सारी सिचुएशन होती हैं जिसकी वज़ह से कुछ ना कुछ कानून की ज़रूरत, कुछ जो है रिस्ट्रेंट्स की ज़रूरत होती है। ओके। तो मेन बात आती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये आता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो कॉन्स्ट्रेंट, जो लिमिटेशंस लगाए जा रहे हैं ना फ्रीडम के ऊपर, वो ज़रूरी हैं और सही हैं, ठीक है? एंड कौन से सही नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी जो है फ्रीडम के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दें जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, जैसे कि ब्रिटिशर्स किया करते थे, है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो है उसको तो बिल्कुल ही वॉयलेट करते थे ये लोग, कुछ भी नहीं देते थे। अगर जो भी इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता था ना, उसको तो भई जेल में पहुँचा देते थे ये लोग। ठीक है? तो कौन-सी जो मतलब कि अथॉरिटी होगी और एक्सटर्नल होगे जो कि इंडिविजुअल को उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे और किस चीज़ को आप जस्टिफाई कहोगे कि ये सही है और कौन-सी चीज़ सही नहीं है, ठीक है? जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं ना, तो कई सारे एरियाज़ होते हैं ज़िंदगी में, कई सारी जो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक्शंस होते हैं जिसको ना फ्री रहना चाहिए, किसी कोई भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, ठीक है? बाहर से कोई लिमिटेशंस ना लगाए हमारे ऊपर। ओके, तो इसके बाद में अब हम हार्म प्रिंसिपल समझेंगे। तो पहले लिबरलिज़्म देखते हैं। लिबरलिज़्म ना इसको कह सकते हो आप लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग जो आइडियोलॉजी है, मतलब अभी तक लिबरलिज़्म चला आ रहा है, ओके? तो लिबरलिज़्म में लिबरलिज़्म के कई सारे फॉर्म निकल के आए थे, जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज़्म निकल के आया, ठीक है? मॉडर्न लिबरलिज़्म जिसको वेलफेयर लिबरलिज़्म भी कह सकते हो, ठीक है? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया इसमें। ओके, फिर नियो लिबरलिज़्म भी निकल के आया, लाइबर्टेरियनिज़्म निकल के आया, ठीक है? सोशल लिबरलिज़्म निकल के आया। तो जैसे-जैसे सिचुएशन सोसाइटी में चेंज होती गई ना, तो वैसे-वैसे जो है थिंकर्स ने जो है कुछ ना कुछ जो है नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि हम जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही सोच रहे हैं, है ना? तो लिबरलिज़्म में कई सारे चेंजेस कर दिए। तो अगर हम किसी के पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही लिबरल हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं। लिबरलिज़्म की पहले ना जो कोर वैल्यू होती है लिबर्टी, ठीक है? तो लिबर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लिबरलिज़्म में और जो है टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम किसी के पेरेंट्स को कह रहे हैं भई इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि वो टॉलरेंट हैं बहुत ज़्यादा, है ना? सहनशीलता है उसमें उनमें, ठीक है? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये एक, ठीक है? आइडियोलॉजी मान्यताएँ हैं। तो कई सारे थिंकर्स जब मानने लगते हैं ना उनके बारे में, तो वो हो जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन जाती है। आइडियोलॉजी मतलब कि सेट ऑफ आइडियाज़ जो होते हैं, है ना? तो लिबरलिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है टॉलरेंस के साथ में, सहनशीलता होनी चाहिए एज़ अ वैल्यू, तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। लिबरल्स जो हैं वो डिफेंड करते हैं किसके बारे में? लिबरल्स बात करते हैं किसके बारे में? जो भी लिबरल है वो क्या बात करेगा? राइट्स ऑफ पर्सन, लोगों के अधिकारों के बारे में बात करेगा कि लोग जो हैं अपने क्या कर सकें, अपने एक्सप्रेस कर सकें अपने ओपिनियंस को, बिलीफ को, ठीक है? उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। ठीक है? अगर उनसे कोई डिसएग्री भी कर रहा है तो भी उनके पास में ये हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और दूसरों के भी राइट्स की रिस्पेक्ट करें कि भई लोगों को बोलने का अधिकार है ना? पर लिबरलिज्म सिर्फ इतना नहीं है, ओके? तो लिबरलिज्म जो है सिर्फ ऐसी मॉडर्न आइडियोलॉजी नहीं है जो कि सपोर्ट करते हैं टॉलरेंस को, ओके? तो ऐसी और भी आइडियोलॉजी है जो कि टॉलरेंस को सपोर्ट करते हैं। तो तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है उसमें क्या बात की जाती जो पहले क्लासिकल लिबरलिज्म था, ठीक है? तो इसमें जो है बिल्कुल स्टेट का रोल बिल्कुल भी नहीं था, मतलब गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं था। जो सारी की सारी पावर्स जो थी ना, मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई, तो गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लाइक रेगुलेशन करने का था, ज़्यादा कुछ काम नहीं करती थी गवर्नमेंट, है ना? तो मार्केट अपने हिसाब से चलता था, तो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे थे, है ना? गरीबों के साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। फैक्ट्री में वर्कर्स से जो है बहुत सारा काम करवाया जाता था और स्टेट कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर लेकर के आए ये जो है क्लासिकल लिबरलिज्म 17th सेंचुरी से लेकर के
1930s तक चला। 1930s में फिर मॉडर्न लिबरलिज्म लेकर के आए, जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात की थी, जो कि फोकस करता था इंडिविजुअल के ऊपर भी, ठीक है? तो लिबरल्स जो हैं जिसमें जैसे कि फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, कम्युनिटी हो गए, तो इनके लिए ना कुछ भी वैल्यू नहीं है इनके, मतलब कि फैमिली, सोसाइटी, वैल्यूज़, कम जो कम्युनिटी हो गए, है ना? तो इनकी उतनी वैल्यू नहीं है। बट वैल्यू क्या करते हैं? इंडिविजुअल, एक इंसान पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके लिए जो है लिबरलिज्म में ना इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्टेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडिविजुअल कैसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई कहे कि डिसीजन टू मैरी समवन शुड बी टेकन बाय द इंडिविजुअल रेदर देन द फैमिली, ठीक है, कास्ट और कम्युनिटी। तो ये कह रहे हैं कि जो किसी से शादी करने का जो डिसीजन होता है ना, तो वो कोई इंसान ले रहा है, तो वो जो है इंसान वो खुद ले, ठीक है, ये डिसीजन उसका होना चाहिए, ना कि उसकी फैमिली का, ना कास्ट का, ना कम्युनिटी का। लिबरल्स जो है प्रायोरिटी किसको देते हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी को। जो एक इंसान जो है ना उसको ज्यादा प्राइवेट जो है क्या देते हैं, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है लिबरलिज़्म में, ठीक है? इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रेफ़रेंस देते हैं, मतलब लोगों को जो है आज़ादी का अधिकार है अपनी ओवर इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को नहीं, ठीक है? इक्वालिटी को ये वैल्यू नहीं करते और ये ना थोड़े सस्पिशियस रहते हैं जो पॉलिटिकल अथॉरिटी के तहत उसकी तरफ, मतलब कि स्टेट का ज़्यादा रोल-वोल नहीं रहता है इसमें। मतलब कि शक करते हैं थोड़ा पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए। स्टेट जो है उसका मिनिमल रोल रहता है, बहुत कम रोल रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह देखो आप, ये सारी चीज़ें। फिर पता है ये लिबरलिज़्म में ना कई सारे आइडियाज़ हैं, अब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना? पर आपकी जो बुक में दिया है ना तो लिबरलिज़्म यही काफ़ी है कि टॉलरेंस की बात की गई है यहाँ पर, इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, ओवर इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं, प्रायोरिटी देते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को। तो ये की पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो लिबरलिज्म फेवर करता है फ्री मार्केट को एंड मिनिमल रोल और टू द स्टेट। तो फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट में जो है क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू डिमांड, जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँगी, है ना? तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम चलता रहेगा, स्टेट का ज़्यादा रोल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है? स्टेट का बहुत कम रोल है, ओके? पर आज के टाइम पर जो लिबरलिज़्म है ना, वो मानते हैं किस चीज़ को? वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को मानते हैं वो, ठीक है? मतलब कि वेलफेयर स्टेट क्या करता है? वेलफेयर स्टेट ऐसा स्टेट होगा, ऐसी गवर्नमेंट होगी जो कि ना मेजर करते हैं और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है ना, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्कीम वगैरह चलाते हैं जो गरीब लोग हो गए उनके लिए, है ना? और जो भेदभाव है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज के टाइम पर लिबरलिज़्म में ये जो आइडियोलॉजी है ना वेलफेयर स्टेट की, ये जो माना जाता है, ठीक है? अब हार्म प्रिंसिपल, तो अभी हमने क्वेश्चन देखे थे कि कितने हद तक कौन-सा रिस्ट्रेंट जो है, एक्सटर्नल जो रिस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं ना, सॉरी कॉन्स्ट्रेंट्स, तो ये जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ये कौन लगाएगा, कितना होना चाहिए, किसको आप सही कह सकते हो, ठीक है? फ्रीडम के ऊपर जो लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं। तो इन क्वेश्चन्स को आंसर करने के लिए ना हम एड्रेस करेंगे क्या? जो इश्यूज़ है ना लिमिट्स से रिलेटेड और कॉम्पिटेंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है? आपने लिमिटेशन लगा दी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फिर? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो हमें ना एंगेज करने की ज़रूरत है, दूसरे इश्यू को भी हम देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, एक थिंकर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है? इनका इम्पोर्टेंट रोल देखा जाता है, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, ठीक है? तो इन्होंने क्लियरली एक्सप्रेस किया अपने एसे में, तो इनका एसे था ऑन लिबर्टी करके, तो इसमें इन्होंने डिस्कशन किया है हार्म प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है? पॉलिटिकल थ्योरी में जो है हार्म प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बात की है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो इनकी स्टेटमेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सोल पर्पस है, जो सोल एंड है कि आप जो है ह्यूमन को जो मतलब कि इंडिविजुअल हो, कलेक्टिवली हो, तो मतलब कि इंटरफेयर तभी कर सकते हो जब सेल्फ प्रोटेक्शन की बात होती है। जब आप एक इंडिविजुअल की लिबर्टी जो कोई वो करना चाह रहा है, उस पे आप जो है इंटरफेयर तभी कर सकते हो जब सेल्फ प्रोटेक्शन की बात होती है। तो एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी जो सभ्य समाज होता है, ठीक है? तो उसमें ना उसके कोई भी मेंबर जो है उसके ऊपर जो पावर जो है, मतलब कि उसके ऊपर जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो पावर, उसकी विल के अगेंस्ट वो जो चाहता है वो करना चाह रहा है, तो उसको नहीं करने दे रहे हो, उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ताकि प्रिवेंट कर सको कि वो किसी और को हार्म ना पहुंचाए। ओके, ओके, इतना समझ गए? अब ये क्या कह रही है भई, मैनकाइंड की बात की है, तो वुमेन के बारे में क्या? तो वही क्वेश्चन मार्क आजकल फेमिनिस्ट भी लगाते हैं कि वुमेन के पर्सपेक्टिव से कुछ लिखा ही नहीं गया। पहले के टाइम पर ना सारे के सारे थिंकर्स जो है मेन शुड डू दिस, मेन शुड डू दैट, ऐसे मैन करके बात करती थी। मतलब ह्यूमन भी बोल सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं। तो वही बात है कि थिंकर्स थे तो उन्होंने ऐसे ही विचारे रखे।
ठीक है? तो चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरपर्सन चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन कह सकते हैं, है ना? तो वही बात होती है। तो मिल ने इंट्रोड्यूस किया इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया, क्या डिस्टिंग्विश किया इन्होंने? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो इन्होंने 2 एक्शन बताए, ठीक है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वो होते हैं जिसमें जो एक्शंस जो होते हैं ना, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस जिनका जो भुगतान है ना, जिसका इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअल को ही होगा, ठीक है? किसी और को उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और अदर रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शन होते हैं जिसका इम्पैक्ट जो है दूसरों के ऊपर भी होगा। मतलब कि ऐसे एक्शंस आप अपनी लाइफ में ले रहे हो जिसका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर नहीं हो रहा है। और वो हो गए सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, है ना? और अगर अदर रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शंस होते हैं जिनकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ हो रही है ना? जैसे आप जो है रात में जो है एन्जॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए डीजे बजा रहे हो, है ना? तो डिचिक-डिचिक हो रहा है, डीजे बज रहा है ना? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दूसरों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये आपका अदर रिगार्डिंग एक्शन है ना? तो दूसरों को नुकसान ना पहुँचे और आप जो है हेडफ़ोन लगा कर के गाने सुन रहे हो, तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँच रहा है ना, तो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो गया। तो ये कहते हैं कि जो एक्शंस जो मतलब कि जो भी एक्शंस हैं, चॉइसेस हैं, जो खुद को अफ़ेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है? जो किसी और को अफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। तो उसमें ना स्टेट हो गई और कोई भी अथॉरिटी है, उनका कोई बिज़नेस नहीं है इंटरफेयर करने का, है ना? आपकी लाइफ़ में। अगर जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कर रहे हो, ठीक है? और सिंपली अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि दैट्स माय बिज़नेस आई विल डू जो हम मेरा बिज़नेस है, मुझे जैसे अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करूँगा, है ना? आपको क्या प्रॉब्लम है उससे, है ना? आपको तो अफ़ेक्ट नहीं कर रहा ना, तो यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है? हाउ डज़ इट कंसर्न यू इफ इट डज़ नॉट अफ़ेक्ट यू, है ना? तो इसके अगेंस्ट अगर बात करें हम तो जो अगर एक्शंस जिसका कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों के ऊपर भी हो रहा है, ऐसे जो एक्शंस आप ले रहे हो जिसकी वज़ह से दूसरों को हार्म पहुँच रहा है ना? अब आप तेज़ ड्राइविंग कर रहे हो तो किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी को आपका तो होगा दूसरों का भी हो सकता है ना? कोई पर्सन अगर तेज़ ड्राइविंग करके चल रहा है वहाँ पर और भी लोग हैं और भी कार सब कुछ गाड़ी-वाड़ी चल रही है, तो दूसरों का भी नुकसान हो सकता है, तो वो जो है अदर रिगार्डिंग एक्शन है, तो दूसरों का भी नुकसान हो सकता है, तो इसमें जो है स्टेट का रोल आता है। ठीक है? तो इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। ओके? तो आफ्टर ऑल जो एक्शंस हो ना, उसकी वज़ह से हार्म होगा, है ना? तो श्योरली तो ऐसा हार्म ना हो इसलिए एक्सटर्नल अथॉरिटी का रोल आता है, वो इसको रोकते हैं। तो इस केस में ना स्टेट का रोल आता है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं पर्सन के ऊपर कि वो ऐसे एक्ट ना करे जिससे दूसरों के ऊपर जो है हार्म पहुँचे, दूसरों को तकलीफ हो, ऐसे एक्शंस ना करे। अब देखो दिल्ली में ना पॉल्यूशन मतलब क्या ही बोले, पॉल्यूशन जो है इतना हाई है कि इतना पॉल्यूटेड कुछ है ही नहीं अपने देश में, है ना? तो अब तो दिवाली भी है और ठंड भी है। ठंड में ना जो हवा बहुत धीमी-धीमी चलती है, ठीक है? तो पार्टिकल्स एकदम कंसंट्रेटेड रहते हैं तो और वहाँ पे अभी दिवाली भी है तो मतलब कि दिवाली तो देश में है तो वहाँ पर पटाखे भी फोड़े जाएँगे तो अब और ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो ऐसे एक्शन्स आप ले रहे हो पता इको फ्रेंडली पटाखे नहीं फोड़ रहे हो, पर वैसे भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नाम के पटाखे बोलते हैं और फिर बेचते कोई और ही है। पर वो बात अलग है, तो आप लोग फोड़ रहे हो तो उससे दूसरों को भी हार्म पहुँच रहा है ना, तो ये आपका अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया, है ना? इतना समझ गए? पर ना इनका क्रिटिसिज़्म भी किया जाता है। आपको बताऊँ? बोलते हैं कि आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को ना अदर रिगार्डिंग एक्शन बना कर के स्टेट जो है इसमें इंटरफेयर कर सकता है। मतलब कि हो सकता है कि कोई पर्सन जो है कहता है कि उसका चॉइस है कि वो किसी से भी शादी करे, पर इससे अफेक्ट तो फैमिली भी हो जाती है ना? और अगर किसी पर्सन ने बोला कि मेरा चॉइस है कि मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के चलूँ या ख़त्म करूँ, ठीक है? मेरी लाइफ़ है। पर इससे पेरेंट्स भी तो अफेक्ट हो जाएँगे, तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है अदर रिगार्डिंग एक्शन कब बन जाएगा लोगों को पता ही नहीं चलेगा, है ना? और फिर स्टेट जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में भी जो इंटरफेयर करने लगेगा, है ना? तो आप समझ गए ना सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जिसमें जो है आपको हार्म मतलब कोई पर्सन जो है वो ऐसा कर रहा है, ठीक है? उसको हार्म पहुँच रहा है, ठीक है? किसी और को नहीं पहुँच रहा है, तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन जो ऐसा एक्शन जिससे दूसरों को भी तकलीफ पहुँच रही है ना? तो फ्रीडम जो है कोर है ह्यूमन सोसाइटी का। तो ह्यूमन का सोसाइटी का फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए, पर इसमें ना कुछ कंस्ट्रेंट्स की भी ज़रूरत होती है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। मतलब कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस की भी ज़रूरत होती है। हार्म कॉज़्ड जो होता है ना, अगर हार्म जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो
ये भी देखा जाता है, ठीक है? माइनर हार्म के लिए बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते ना। फॉर माइनर हार्म मिल रिकमेंड करते हैं ओनली सोशल डिसअप्रूवल, नॉट द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है? तो जब कोई हल्का सा हार्म हो रहा ना, तो इसमें आपको कानून लेकर के आने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सोसाइटी काम करे, सोसाइटी जो है डिसअप्रूव करे उसको। फॉर एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक चला रहे हो अपनी बिल्डिंग में, आप अपार्टमेंट में, ठीक है? तो इसके लिए आप कानून को तो नहीं लेके, वैसे तो अपने यहाँ तो वो है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही लोग बजा सकते हैं गाने वाने, है ना? लाउड म्यूजिक पर फॉलो कौन करता है रूल्स अपने देश में, है ना? तो मतलब कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना, कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश करते हैं, फॉलो ही नहीं करना चाहते। ठीक है? तो अपार्टमेंट जो बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, ठीक है? तो उसको सोशल डिसअप्रूवल कर सकते हैं, जो दूसरे रेज़िडेंट हैं, वो उस इंसान को बोले, "भई ये क्या बदतमीज़ी काट रहे हो?" है ना? मतलब कि ये क्या है इतनी तेज़-तेज़ जो है लाउड म्यूज़िक आप बजा रहे हो, इससे दूसरों को अफ़ेक्ट हो रहा है ना? तो सोशल डिसअप्रूव इसमें ठीक है। पुलिस का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, माइनर हार्म का केस देखा हमने, ठीक है? और इसके इंडिकेट करते हैं डिसअप्रूवल जो है ना, डिसअप्रूवल क्या है, इनकन्वीनियंस है जो कि लाउड म्यूजिक की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है, ठीक है? तो इसमें जो है लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं उस पर्सन को ग्रीट करने से जो कि म्यूजिक जो है डिसरिगार्ड कर रहा है, मतलब दूसरों को हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है? तो वो हार्म के बारे में नहीं सोच रहा है जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही है, बस वो म्यूजिक बजाने के बारे में सोच रहा है ना? तो इससे सोशल डिसअप्रूवल है, ठीक है? माइनर हार्म की बात की हमने और पुलिस की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये जो हार्म है ना, म्यूजिक जो इतना तेज बजा रहे हैं, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बातचीत के थ्रू, है ना? सॉरी। तो ये म्यूजिक जो इतना तेज बज रहा है ना, उसकी वजह से लोग, दूसरे लोग जो है वो बात नहीं कर पा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं और वो अपना दूसरा म्यूजिक नहीं सुन पा रहे हैं, है ना? जिससे हार्म पहुंच रहा है उनकी लाइफ को। ये क्या है, ये माइनर हार्म है, ठीक है? तो इसमें सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल आना चाहिए। इसमें कोई लीगल पनिशमेंट नहीं आनी चाहिए, लीगल पनिशमेंट के लिए ये फिट नहीं है, ठीक है? तो कॉन्स्ट्रेंट बाय एक्शन बाय द फोर्स ऑफ लॉ, जो कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं ना, जो लिमिटेशंस लगाए जाते हैं कानून के थ्रू, वो तभी होना चाहिए जब अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म कर दे किसी इंडिविजुअल को, है ना? तो जो सीरियस हार्म, जो अदर रिगार्डिंग एक्शन जब बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म कर दे ना, तो उसमें आपको जो है कानून की मदद लेनी है, ठीक है? अदरवाइज़ सोसाइटी जो है ना, इनकन्वीनियंस के लिए जो अदरवाइज़ सोसाइटी मस्ट बियर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। मतलब कि सोसाइटी को थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ना, ताकि फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके माइनर हार्म के केस में। ओके? तो पीपल जो हैं उनको थोड़ा टॉलरेट होना ज़रूरी होता है, ठीक है? डिफरेंट वेज़ ऑफ लाइफ़ के प्रति, मतलब लोगों की अलग-अलग जीने का तरीका है ना? तो दूसरों के जो व्यूज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दूसरों के अलग विचार होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है? तो उसके एज़ लॉन्ग एज़ वो हार्म ना पहुँचाएँ आपको, ठीक है? दूसरों को हार्म ना पहुँचाएँ, तो फिर आपको टॉलरेट रहना ठीक होता है। बट ये जो टॉलरेंस होता है ना, इसको इतना एक्सटेंड नहीं करना है कि जो व्यूज और एक्शन जो है ना डेंजर में, मतलब कि आप इतना ज्यादा टॉलरेंट हो गए कि भाई कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरी हरकतें कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके प्रति भी टॉलरेंस रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो उनके प्रति आपको टॉलरेंस नहीं रखना है जो कि दूसरे लोगों को खतरे में पहुँचाते हो और दुश्मनी फैला रहे हो, है ना? हेट रेट फैला रहे हो, तो ऐसी चीज़ों के प्रति आपको टॉलरेंस नहीं रखना है। हेट कैंपेन्स हो गए, जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म कॉज़ करते हैं। हेट कैंपेन्स होते हैं ना, हो सकता है आप किसी किसी की, मतलब कि कोई पर्सन जो है रिलीजन के नाम पर जो है हेट कैंपेन्स फैला रहा है, किसी को जो है गलत बोल रहा है ना? किसी की जो मतलब कम्युनिटी के खिलाफ में कुछ बोल रहा है, तो उससे सीरियस हार्म पहुँचता है ना फ्रीडम की, दूसरों की फ्रीडम के ऊपर। तो ऐसे एक्शंस जो है ना सीरियस हार्म पहुँचाते हैं और इनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई जाती है, इनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है? तो पर हमें ये भी देखना होगा कि जो ये कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जा रहे हैं इतने सीवियर ना हो कि डिस्ट्रॉय ही कर दें फ्रीडम को, है ना? तो फ्रीडम को लेकर के चलना है, पर लिमिटेशंस भी देखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं उन लोगों के लिए जो हेट कैंपेन फैलाते हैं, ये तो ठीक नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको देना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम करते हैं, है ना? किसी की जान ले ली या फिर किसी के ऊपर अत्याचार, मतलब कि किसी का जो है
रेप कर दिया है ना, तो उनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनके लिए जो सेंटेंस दिया जाता है ना डेथ का, वो ठीक है। पर हेट कैंपेन फैलाने वाले के लिए जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है ज्यादा बड़ी सजा हो जाएगी। ओके, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं मूवमेंट के ऊपर लगाए जाते हैं, है ना, जो दूसरों की जो राइट्स होते हैं कि वो पब्लिक मीटिंग वगैरह ना कर पाए, है ना, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, है ना। तो उनको वार्निंग दी जाती है, उनके जो मूवमेंट उस पे जो भी हेट कैंपेन फैला रहा है ना, उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि भाई वो इधर-उधर ज़्यादा जाए ना। उसके ऊपर क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग वो ना कर पाए, ऐसा लगा देते हैं। अगर वो फिर भी वार्निंग के बाद भी ऐसा काम करता है, फिर स्टेट जो है उसको जो है फिर उसको कंट्रोल करते हैं, है ना? फिर स्टेट उसको रोकते हैं, ठीक है? कि वो ऐसे कैंपेन्स ना करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन जो है इंडिया में, तो इसमें ना टर्म यूज़ किया गया है जस्टिफाइबल रिस्क कंस्ट्रेंट्स को। हमारे संविधान में जो कॉन्स्ट्रेंट्स है ना, उसको क्या बोला गया है? रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन बोला गया है, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट पर जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है कि इसको जो है कोई भी जो है मतलब दे दिए तो आप इसको मतलब गवर्नमेंट भी इसमें रोक नहीं लगा सकती। फंडामेंटल राइट के साथ में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन जो है इनके रीज़नेबल होने चाहिए, ठीक है? कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीज़न। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो क्यों लगाया है? क्योंकि ना कई सारे केस जो है फिर अगर गवर्नमेंट जो है फालतू में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पर जो है फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं, हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछते हैं उनसे भाई किस बेसिस पे आपने लगाया? तो उनको रीज़न देना पड़ता है, ठीक है? तो जितना उनका एक्शन हो उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं उनके ऊपर, ठीक है? तो सोसाइटी की फ्रीडम को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें, वो रीज़नेबल हो, ठीक है? तो यही बात की है यहाँ पर। तो हमें डेवलप करनी होती है हैबिट ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हैबिट जो होती है डिट्रिमेंटल होती है फ्रीडम के प्रति। मतलब कि यहाँ पर डेवलप नहीं करनी चाहिए जो हैबिट है रिस्ट्रिक्शंस की, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने की इतनी हैबिट बन गई कि वो हैबिट ना हानिकारक हो जाती है फ्रीडम के लिए, खतरा हो जाती है फ्रीडम के लिए। तो इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी जो है अपना रिस्ट्रिक्शन लिमिट में रह के काम करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो इतना समझ लिया हमने हार्म प्रिंसिपल और ये सब चीजें, ठीक है? सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन। अब ये ड्रेस कोड की बात की गई है, यहाँ पर सोचने को आपको बोला गया है। तो चूज़ करने का अधिकार होता है, एक्सप्रेशन होता है लोगों को कि वो अपनी फ्रीडम है कि वो कौन-सी ड्रेस वग़ैरह जो पहन सकें, है ना? पर ड्रेस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। तो लोगों का अधिकार है भई कि वो क्या पहनना चाहते हैं, है ना? तो चाइना में ना जो माओ जो रूलर थे उस टाइम पर, जिन्होंने रेवोल्यूशन लेकर के आए थे चाइना में, इन्हीं की आइडियोलॉजी है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म जो है ना, इन्हीं को फ़ॉलो करते हैं लोग। जो एक्सट्रीमिज़्म होता ना जो नक्सलवादी होते ना, तो माओ की आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो माओ के रिजीम में ना लोगों को माओ सूट पहनने का मतलब कि उनको पहनने बोला जाता था, ठीक है? सभी लोगों को माओ सूट पहनना होते थे, बेस्ड ऑन आर्गुमेंट कि वो इक्वालिटी की फीलिंग दे रहे थे, ठीक है? तो अब चाइना में तो फ्रीडम की बात करो ही मत, है ना? वहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल चलता है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट बोलती है वही करना होता है, ठीक है? फतवा इश्यू कर दिया गया सानिया मिर्ज़ा के अगेंस्ट में क्योंकि वो जो है ड्रेस उनकी अलग थी। ओके, तो किसी क्लर्क जो थे उनको ठीक नहीं लगा ये, तो ड्रेस कोड जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वुमेन के लिए, तो ये तो गलत बात है, वही है ना, वो स्पोर्ट्स खेलती है, तो रिलीजन के बेसिस पे तो वैसे भी हमने आपको बोला है कि वुमेन्स के साथ में बहुत ही गलत होता है। हर रिलीजन में जो है वुमेन के लिए ऐसे-ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं, क्या ही बोलें। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है ताकि वुमेन्स जो है उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो पाएँगे इसके थ्रू। आर्टिकल 44 में बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यहाँ पर भी फ्रीडम नहीं है, यहाँ पर भी फ्रीडम नहीं है, है ना? रूल्स हैं कि टेस्ट मैच में क्रिकेट को रिक्वायर है कि हर क्रिकेटर को जो है व्हाइट ड्रेस पहननी, ये ठीक है ना? क्योंकि ये ड्रेस कोड होता है उसकी टीम का, तो ये ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम भी है और जो क्रिकेटर को एक जैसा पहनना होता है। स्टूडेंट्स को जो है यूनिफॉर्म पहननी होती है, ये भी ठीक है ना? तो ये भी फ्रीडम है ना? तो यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप डिबेट कर सकते हो उसमें वैसे कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि आपको क्या पहनना है, हर केस में जस्टिफाइड होता है या फिर कुछ केस में, है ना? तो क्या होता है जो लिमिटेशंस लगाई जाती है फ्रीडम में, है ना? तो कुछ केसेस में जस्टिफाइड होता है, जैसे स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है ना? और जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए, तो उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है, तो कुछ केसेस में जस्टिफाइड होता है, पर सारे केसेस में जस्टिफाइड नहीं होता है ना?
ओके, जैसे कि चाइना का केस देखा हमने और ये जो फतवा इश्यू किया गया, ये भी केस देखा हमने, है ना? तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, किसके पास में अथॉरिटी होती है कि ये लिमिटेशंस लगाए, है ना? अब स्कूल वाले भई बोल रहे हैं कि सभी बच्चों को सेम ड्रेस पहनिए, अब हमारे देश में तो कितने सारे स्कूल हैं, है ना? सबकी अलग-अलग ड्रेसेस होती हैं। तो कौन लगा रहा है इसमें? स्कूल लगा रही है, अथॉरिटी इसमें स्कूल है। क्या रिलीजियस लीडर को अथॉरिटी देनी चाहिए कि डिक्रीज़ हो ड्रेस कोड की? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, वरना ये तो क्या ही करेंगे फिर रिलीजन के नाम पे, है ना? क्योंकि रिलीजियस लीडर्स ना अपनी मनमानी करते हैं फिर। ओके, तो गॉड से कनेक्ट होने के लिए रिलीजियस लीडर से मिलना होगा, ये क्या बात हुई है? तो जो स्टेट होते हैं उनके पास में राइट होता है। स्टेट भी जो ना इतना डिसाइड नहीं कर सकते कि उनके पास में मतलब कि कुछ वेज़ में ये लिमिट कर सकते हैं, कुछ जगह नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे कि आईसीसी जो है रूल्स लेकर के आए कि क्या पहनना है क्रिकेट में, ये ठीक है ना? क्योंकि क्रिकेट में जो है इनका प्रॉपर जो अलग-अलग देश की यूनिफ़ॉर्म होती है ना? तो उनकी अलग चीज़ होती है। जो ये इम्पोज़िशन लगाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा है क्या? ज़्यादा तो नहीं लग रहा वैसे रिलीजियस लीडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो ये खत्म करता है क्या कई तरीके से लोगों का जो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, है ना? तो उतना नहीं करता है अगर जब क्रिकेट में आपको सबको सेम ड्रेस पहननी है ना? तो उसके भी रीज़न होते हैं अलग-अलग। क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे अगर ये इम्पोज़िशन लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? मतलब कि लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है तो इसकी क्या जो इम्पैक्ट होगा इसका? क्या सोसाइटी जो है इक्वल बन जाएगी? हर कोई अगर ड्रेसेस जो है सेम तरीके से पहनेगा चाइना में, जैसे कि माओइस्ट चाइना था, जब माओ का रूल था चाइना में, तो उस टाइम पर सभी लोग इक्वल तरीके से ड्रेस हो रहे थे, तो सोसाइटी इक्वल हो जाएगी क्या? नहीं होगी, है ना? तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगर सब लोग सेम कपड़े पहनेंगे तो इक्वल हो जाएगी सोसाइटी, है ना? तो स्कूल में अलग बात होती है ना? हर जगह की अलग चीज़ होती है। विमेन जो है उनको डिनाई किया जा रहा है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, अगर वो वियर नहीं कर सकती क्लॉथ्स को मतलब क्लॉथ्स वैसे नहीं पहन सकती जो कि उनको हेल्प करे कम्पीट इफेक्टिवली। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलने के लिए ना ड्रेस भी होती है, प्रॉपर वो जो कपड़े पहने जाते हैं ताकि कंफर्टेबली वो जो है उसमें जो है स्पोर्ट्स ही खेल सकें। वैसे अफ़ेक्ट तो हो जाएगा अगर क्लॉथ्स जो हैं अगर नहीं पहने जाएँगे, उनको डिनाई किया जा रहा है, तो ये तो बात अलग है। रिलीजन के नाम पे लोगों को पहना दिए जाते हैं कि ये पहनना ज़रूरी होता है, नहीं तो सब लोग आज़ाद है भई, सबको जो पहनना है वो पहने। क्या गेम अफ़ेक्ट होगा अगर क्रिकेटर्स जो हैं अलग-अलग जो मतलब कि कलर्ड क्लॉथ्स पहनेंगे तो? अरे पता नहीं चलेगा ना कौन सी टीम का कौन है, पता चला ग्राउंड में जो है रंग-बिरंगे लोग घूम रहे हैं ना, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन भी नहीं बनेगा फिर। ओके, तो अफ़ेक्ट तो होगा थोड़ा बहुत गेम, है ना? अब नेगेटिव एंड पॉज़िटिव लिबर्टी तो अर्लियर चैप्टर में हमने 2 डायमेंशन देखे फ्रीडम के, ठीक है? फ्रीडम स्कूल जो है उसके 2 डायमेंशन देखे। फ्रीडम जो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स जो एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं कि बाहर से आपके जो ऊपर कोई भी बाधाएँ नहीं होनी वो जो आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऐसा होना चाहिए कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिले कि आप अपना जो अचीव कर पाओ, जो बनना चाहो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, है ना? तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, है ना? अपने आप को एक्सप्रेस कर सका। तो पॉलिटिकल थ्योरी में ना देखो फ्रीडम की बात की गई है, पर पॉलिटिकल थ्योरी में जो है इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की तरह भी देखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स तो फ्रीडम में आपको बोला कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। ये क्या हो गया? ये जो है नेगेटिव लिबर्टी है। मतलब कि स्टेट आपके ऊपर जो है क्या ना लगाए जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ना लगाए। पॉलिटिकल थ्योरी में मतलब शब्द अलग-अलग होते हैं पर इंटरचेंजेबली इसको यूज़ किया जाता है लिबर्टी को, फ्रीडम को, है ना? पर पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी का वर्ड यूज़ किया जाता है। आपके लिए उतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है पर ठीक है? पर इसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है ना? तो नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी की तरह देखा जाता है इन 2 आइडियाज़ को। जो 2 डायमेंशन फ्रीडम के हमने पढ़े ना, आप समझ रहे हो ना? कि जो 2 डायमेंशन हमने फ्रीडम के पढ़े, ठीक है? फर्स्ट ये और ये सेकंड, ठीक है? तो ये जो 2 है ना, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी की तरह देखा जाता है, इनको बोला जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में। पॉलिटिकल थ्योरी पूरा सब्जेक्ट होता है ना? तो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी में इसको आप ऐसे बोलोगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी तब होती है जब डिफाइन कर दिया जाता है कि एरिया की इंडिविजुअल जो है उसमें ही काम करे, है ना? और
मतलब इनकी राइट्स को कोई वॉयलेट नहीं करेगा, जो ये बनना चाहे, जो ये करना चाहे, ठीक है? जो इनकी मर्ज़ी हो वो करें, तो इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। ओके, तो नेगेटिव लिबर्टी ये होती है, इनके ऊपर कोई भी स्टेट जो है, कोई भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, जो वो करना चाहे वो कर सकें। तो इस एरिया में क्या होगा कि कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, और एक्सटर्नल अथॉरिटी के नाम पे स्टेट ही होता है मैक्सिमम, है ना? और जो हमने देखा था सोर्सेज़ ऑफ कॉन्स्ट्रेंट में कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हो जाती है ना? तो एक्सटर्नल अथॉरिटी जो इंटरफेयर ना करे। तो मिनिमम एरिया होता है जो कि सेक्रेड है, उस पे आप बिल्कुल भी मत छुओ, ठीक है? उसमें जो है इंडिविजुअल जो करना चाहे वो करे, और उस पे कोई भी इंटरफेयर ना करे। तो एक एरिया ऐसा होता है ना? तो ये जो मिनिमम एरिया है ना नॉन इंटरफेरेंस का, ये क्या है? इसको रिकॉग्नाइज़ किया है ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन डिग्निटी को। ऐसी ज़रूरत होती है ऐसे एरिया की जहाँ पर जो है पर्सन कुछ भी कर सके, उसको जो है कोई भी रोके ना। तो उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, ठीक है? तो यही बात यहाँ पर की गई है। तो कितना होना चाहिए ये एरिया जहाँ पर जो है कोई भी उनको रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, है ना? और कोई भी उनको रोके ना। तो ये ना डिस्कशन का मैटर हो जाता है कि कितना इतना एरिया देना चाहिए कि जहाँ पर लोग अपनी मनमानी कर सकें। क्या ये मतलब कि डिबेट का मैटर हो जाता है ये कि ये जितना बड़ा एरिया आप दोगे नॉन इंटरफेरेंस का, उतनी ज़्यादा फ्रीडम रहेगी, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये हम पढ़ा हमने नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। तो हमें रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है कि नेगेटिव लिबर्टी का जो ट्रेडिशन है ना, तो इसमें इनवॉल्युबल एरिया की बात करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल जो है मतलब कि इस पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इस एरिया में, ओके? तो इंडिविजुअल जो है एक्सप्रेस कर पाएगा अपने हिसाब से वो रह पाएँगे। तो ये नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। अगर ये एरिया जो होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इस एरिया में तो कम फ्रीडम की बात है, ठीक है? ह्यूमन डिग्निटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, अगर जो इनवॉल्युबल एरिया है ना, तो अगर वो छोटा होता है, तो उसमें ना ह्यूमन डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि जो है फ्रीडम कम हो गई, है ना? अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अम तो जब भी ना किसी को बोला जाता है कि आपको कौन-सी च जो मतलब कि चॉइस है आपकी, जो कौन से आप कपड़े पहनना चाहो, ठीक है? डिफरेंट सिचुएशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में, प्लेइंग फील्ड में, ठीक है? ऑफ़िस में, तो ये चॉइस जो बिलॉन्ग करती है उस एरिया से, मिनिमम एरिया से, है ना? कि आप क्या पहनना चाहते हो, तो उसके ऊपर कोई इंटरफेयर ना करे, है ना? कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आपसे कोई इंटरफेयर ना करे। तो ये जो चॉइस होती है, क्या इस पे इंटरफेयर किया जा सकता है? कोई स्टेट इंटरफेयर कर सकता है? रिलीजियस अथॉरिटी या आईसीसी जो बोर्ड होता है, सीबीएसई होते हैं, तो क्या वो जो है, जो क्रिकेट के होते हैं ना, और जो स्कूल वाले हो गए, क्या वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? तो नेगेटिव लिबर्टी वाले आर्ग्यू करते हैं इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कि कितने एरिया में मैं मास्टर हूँ, ठीक है? नेगेटिव लिबर्टी वाले बोलते हैं कि कितने नेगेटिव लिबर्टी कि कितना एरिया है मेरा, कितने एरिया में मैं मास्टर हूँ, ठीक है? तो इसमें ना आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर्म की बात की गई है। तो फ्रीडम फ्रॉम कितनी फ्रीडम के बारे में बात करें, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी तो फिर भई कितनी आज़ादी दोगे, कितने एरिया में आप इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है? तो पॉजिटिव लिबर्टी का इससे अलग आइडिया है। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी में होता है कि आइडिया ऑफ फ्रीडम टू की बात करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी में क्या किया? फ्रीडम फ्रॉम की बात की। पॉजिटिव लिबर्टी में फ्रीडम टू की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फ्रीडम किस-किस चीज़ से है ना? तो ये है, यहाँ पर फ्रीडम किस चीज़ में, तो ये बात की गई है। देयर आर इन रिस्पॉन्स टू आंसर्स, तो कौन गवर्न करेगा मुझे, है ना? तो इसका आंसर है आई गवर्न माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद से गवर्न करूँगी, है ना? मेरी ज़िंदगी मैं जैसे जीना चाहूँ, है ना? तो पॉजिटिव लिबर्टी का डिस्कशन जब आता है ना, तो लॉन्ग ट्रेडिशन देखा जाता है, रूसो के बारे में बात करते हैं, ठीक है? हेगल के बारे में बात करते हैं, मार्क्स, गांधी, औरबिंदो घोष भी जो है पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकते हैं। एंड पॉजिटिव लिबर्टी के जो इसमें ना, और इनसे भी, इन थिंकर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुए हैं। जो इंस्पिरेशन लेते हैं, जो थिंकर्स, उनकी बात भी करते हैं हम, ठीक है? तो पॉजिटिव लिबर्टी का आपका आंसर आए तो इन थिंकर्स को आप मेंशन करना। तो इसमें क्या आता है, कंडीशन देखते हैं, और जो रिलेशनशिप जो है इंडिविजुअल का एंड सोसाइटी का, किस तरीके से वो कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कम से कम रिस्ट्रेंट्स के साथ जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब कम से कम रिस्ट्रिक्शन के साथ में इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी।
तो यहाँ पर क्या बोला है, इंडिविजुअल एक ऐसा फूल है, जो इंसान है, जो एक पर्सन है, वो ऐसा फूल है जो कि खिलेगा जब सॉइल जो है फर्टाइल होगी, जब उपजाऊ होगी मिट्टी, ठीक है? जब सन जो है जेंटल होगा, हल्का-हल्का होगा, है ना? वाटर प्रॉपर्ली मिलेगा उसको और केयर जो उसकी रेगुलर होगी, है ना? तो प्रॉपर बात की गई है कि इन सब चीज़ों के लिए अगर सन जो है और सॉइल फर्टाइल रखना है, सॉइल जो है पॉल्यूट ना हो, वाटर उसको टाइमली मिले और जो उसकी केयर हो, तब जाके जो है इंडिविजुअल ब्लॉसम होगा। इंडिविजुअल वाला फ्लावर। तो इंडिविजुअल डेवलप कर पाएँगे अपनी कैपेबिलिटी जब उनको इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशन मिलेगी मटीरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन में, है ना? तो इसमें रोल आ गया है किसका? स्टेट का रोल आ गया है। क्योंकि जो पोज़ीशन है ना, जो कंडीशन सब पॉजिटिव कंडीशन जो बनाएगा वो स्टेट बनाएगा, ताकि इंडिविजुअल जो है अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर पाए, है ना? किसी के पास में जो एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, ठीक है? और जो स्किल नहीं है उनके पास में, तो क्या ही वो फ्रीडम एन्जॉय कर पाएँगे, है ना? उनके पास में एजुकेशन भी नहीं है। तो इनके पास में कंडीशन ही नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर पाएँ, है ना? तो वो पर्सन जो है, उसको जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। एक इंडिविजुअल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की लग जाती है? गरीबी की, है ना? बेरोज़गारी की, है ना? तो एक पर्सन के ऊपर कॉन्स्टेंट्स नहीं लगने चाहिए, किस चीज़ के? पॉवर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट के। उनके पास में एडिक्वेट मटीरियल रिसोर्सेज़ होना चाहिए कि वो अपनी वांट्स जो हैं, अपनी नीड्स जो हैं, उसको फुलफिल कर पाएँ, ओके? जब किसी गरीब बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो उसका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा, है ना? तो वो गरीब ही रह जाएगा फिर, ओके? तो प्रॉपर कंडीशन जब गवर्नमेंट देगी कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उसको फूड देंगे, तब जाकर के वो अपनी एजुकेशन के दम पर फिर आगे बढ़ सकता है ना? तो उनको अपॉर्च्युनिटी देना कि वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ताकि लॉ जो है रिफ्लेक्ट करे उनकी चॉइस, एटलीस्ट जो प्रेफ़रेंस करें उनके मतलब कि अकाउंट को, जो भी वो इनके बारे में सोचा जाए, उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ दिया जाए, उनको डेवलप किया जाए प्रॉपर। तो बेसिक चीज़ यही है कि स्टेट का रोल आ जाता है, पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट का रोल आ जाता है, नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट का रोल नहीं होता है, ओके? इसमें आपको लिबर्टी दी गई है, आपको आज़ादी है ना? और ये पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म्स हैं, फ्रीडम जो है वही चीज़ है। ओके, फ्रीडम में भी 2 एस्पेक्ट देखे थे हमने डायमेंशन के शुरू में आपको बताया था, है ना? तो डेवलप कर पाएँ अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने दिमाग को अच्छे से डेवलप कर पाएँ। इंडिविजुअल जब उसको एजुकेशन मिलेगी और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तभी जो है वो अच्छी लाइफ़ जी पाएगा और अच्छी लाइफ़ होगी तभी वो अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर पाएँगे, है ना? तो पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि वन जो इंसान है वो तभी फ्री हो पाएगा सोसाइटी में, ठीक है? जब ना सोसाइटी जो है उसमें उसको उसका डेवलपमेंट होगा सोसाइटी में, है ना? इंडिविजुअल जो है, अगर नेगेटिव लिबर्टी दी जाती, नेगेटिव लिबर्टी में सिर्फ़ इनवॉल्युबल एरिया की बात करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो वो कंडीशन की बात नहीं करते सोसाइटी में। तो पॉजिटिव लिबर्टी में सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सोसाइटी में जो इंडिविजुअल तभी फ्री हो पाएगा जब उसको जो है सोसाइटी उसका डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी, है ना? पर नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है? नेगेटिव लिबर्टी में नॉन इंटरफेरेंस जो इनवॉल्युबल एरिया की बात की जाती है कि इस एरिया में आप उसका जो वॉयलेट नहीं करना, उनके एरिया में जो है इंटरफेयर नहीं करना, है ना? तो वो कंडीशन की बात नहीं करते कि इंडिविजुअल की सोसाइटी में कंडीशन कैसी है। गरीब बच्चे को भी फ्रीडम है, अमीर बच्चे को भी फ्रीडम है। अमीर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो अच्छी लाइफ जी पाएगा। गरीब बच्चे को एजुकेशन ही नहीं मिली, तो उसकी क्या ही लाइफ होगी, है ना? तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिव लिबर्टी होती है ना, वो एक्सपेंड करती है इस मिनिमम एरिया को एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो वो नेगेटिव लिबर्टी में एरिया को बढ़ाया जाता है कि भई और ज़्यादा आज़ादी मिल जाए। हाउएवर स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी भी रहे, है ना? जो दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है? जनरली ये जो नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी जो है साथ में चलते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट अगर पर जो पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब कि जो मनमाना रूल करते हैं बिल्कुल, अपने हिसाब से जो करना चाहें वो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने रूल को पॉजिटिव लिबर्टी का आर्गुमेंट देके। पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट का रोल आता है, स्टेट अपनी जो है कंडीशन क्रिएट करेगा ताकि इंडिविजुअल जो है डेवलप कर पाए अपनी जो कैपेबिलिटीज़ वगैरह और अपना ग्रोथ कर पाए, है ना? तो स्टेट का रोल ज़्यादा हो जाता है इसमें। और जो जैसे कि हिटलर हो गया, ठीक है? चाइना के शी जिनपिंग हो गए, है ना? तो ये क्या बोलते हैं कि भई हम तो पॉजिटिव लिबर्टी का काम कर रहे हैं। स्टेट का रोल इम्पोर्टेंट होता है ताकि ऐसी डेवलपमेंट कर सकें, है ना? मतलब कि ऐसी कंडीशंस दे सकें ताकि इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट कर सके। अब देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
तो ये इश्यू है कि कंसीडर किया जाता है जो मिनिमम एरिया दिया गया ना नॉन इंटरफेरेंस का, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। जेएस मिल ने क्या बात किया, गुड रीज़न, एक अच्छा जो रीज़न दिया उन्होंने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो जेएस मिल का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आइडिया भी इम्पोर्टेंट है। तो कई बार क्या